नमस्कार। द लेंस में आपका स्वागत है। आज बात बेहद महत्वपूर्ण विषय पर होगी, महिलाओं से जुड़ी होगी, महिला पत्रकारों से जुड़ी होगी और ये सारी बातचीत होगी अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है उसके इर्द गिर्द। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी इस वक्त भारत में हैं, 6 दिवसीय दौरे पर हैं। वो सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से, भारत सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी क्या बातचीत हुई यही बताने के लिए कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अफगान दूतावास में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा में उस वक्त आ गई जब ये पता चला कि वहां पर सिर्फ पुरुष पत्रकारों की एंट्री थी, महिला पत्रकारों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैन कर दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ और ये घटना उस वक्त हुई जब कल ही नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था और वो मारिया मचाडो को दिया जा रहा था और भारत के नई दिल्ली में महिला पत्रकारों को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से बैन कर दिया गया था। ये दो घटनाएं एक साथ हो रही थीं। अफगानिस्तान का जिक्र थोड़ा सा हम आपको और कर दें। अफगानिस्तान में मौजूदा समय में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन इस पर चिंता जता चुके हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसने 70 ऐसे आदेश जारी किए हैं जो महिलाओं को, उनकी भागीदारी को, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा के मामले में हो, उनकी भागीदारी को कमज़ोर करती है। जो अफगानिस्तान सरकार ने जो महिलाओं को, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में जो महिलाओं की स्थिति है वो हमने आपको संक्षेप में बताया। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगी देश के जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी जी, जिनकी एक किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इस किताब की बहुत चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है। इसके अलावा हमारे साथ होंगे समसामयिक मामलों के जानकार डॉक्टर विक्रम सिंघल जी और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आवेश तिवारी जी। सभी को मेरा नमस्कार। दरअसल अरुण, बताऊं आपको कि जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं जी। आमिर खान मुक्ताकी, वो एक सप्ताह के दौरे पर भारत आए हुए हैं। हम्म। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अफगानिस्तान के दूतावास में, जिसमें तमाम पुरुष पत्रकार मौजूद थे, लेकिन महिला पत्रकारों को न्योता नहीं दिया गया था। जिसके बाद पहले सोशल मीडिया पर भारी हंगामा शुरू हुआ और जब यह हंगामा काफी बढ़ गया तब विदेश मंत्रालय को अपनी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी भूमिका नहीं है विदेश मंत्रालय की। आपको बता दें अरुण कि जी। तालिबान की सरकार को भारत सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी है अभी तक। हम्म। और दरअसल जो व्यापारिक संबंध है, जो बरगाम का मामला है जहां पर कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, तो तमाम जो पाकिस्तान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हैं, उन जी। संबंधों के दृष्टिकोण से तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, कक्षा 6 के बाद वो पढ़ नहीं सकती। यूनेस्को कहता है कि 11 लाख लड़कियां अशिक्षित है वहां पे। और भारत जैसे लोकतंत्र में आप पर आकर जहां पर स्त्री पुरुष की गैर बराबरी को खत्म करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जी। वहां पर महिला पत्रकारों को रोका जाना बेहद दुखद है। तमाम राजनीतिज्ञों ने, तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। महिला पत्रकार विरोध कर रही है और एक बात, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो पुरुष पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि महिला पत्रकारों की एंट्री बैन है। धन्यवाद आवेश जी। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ होंगी देश की जानी मानी पत्रकार, करीब 45 वर्षों का उनके पास अनुभव है, देश की जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी जी। इसके अलावा हमारे साथ होंगे डॉक्टर विक्रम सिंघल जी, जो समसामयिक मामलों के जानकार हैं। हम चलेंगे सीधे नीरजा चौधरी जी के पास, हम आपसे बात करेंगे। आपका स्वागत है मैम इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। कल की घटना आपने देखी और पूरे देश में इसकी चर्चा रही। विदेश मंत्री से, भारत के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है और अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें महिला पत्रकारों को एंट्री बैन कर दी जाती है। आपके पास पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है और खासकर आप महिला भी हैं और महिला पत्रकार जिस तरीके से भारत में काम कर रही हैं और
अफगानिस्तान की विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैन किया जाना, कैसे देखती हैं इस घटना को? देखिए, कंप्लीटली अवॉइडेबल था, इस तरह से होना नहीं चाहिए था जी। बिल्कुल। अब तालिबान के नेता फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए, स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पे है, लोग समझते हैं एक नया रिश्ता दोबारा से अफगानिस्तान के साथ कायम करने की चेष्टा हो रही है। एम्बेसी लेवल फिर से बढ़ा दिया गया है दर्जा वहां हमारा काबुल में। तो ये कदम ले रहे हैं कि कैसे आतंकवाद से और जो नई जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जी। अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान से टेरर अटैक का मामला है, कल ही ये कल ही सब हुआ हुआ वहां विस्फोट, और इंडिया का भी टेरर अटैक जो पाकिस्तान के द्वारा हुए पहलगाम को, उससे हम जूझ रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इम्पोर्टेंट ये मुहिम थी, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है। जी। और उसके दौरान ही ये, जैसा कि आपने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उनके दूतावास में। अब हमारा मेरे व्यू हो सकता है, कई महिलाओं का दुनिया भर में ये व्यू है कि जिस तरह से स्थिति है महिलाओं की तालिबान की सरकार के अंदर अफगानिस्तान में, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि ताकि उनको इक्वालिटी का दर्जा, एजुकेशन, ये सब चीजें दिए जाएं। आपके डिफरेंसेस मान पे होते हैं और तालिबान अपने देश में कुछ करना चाहता है तो भी कुछ समझ में आता है, लेकिन तालिबान का अपनी वैल्यूज को हमारे देश की मिट्टी में आके उसको थोपना, जी। तो ये एक अच्छा नहीं लगा, महिलाओं को नहीं अच्छा लगा, बहुत लोग नाराज हुए इससे, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफर तय किया है हिंदुस्तान में अपने राइट्स को, अपने हकों को जीतने के लिए। बिल्कुल। आज महिला की हैसियत हिंदुस्तान में वही है जो पुरुषों की है, लीगली है, और कई चीजें हैं जहां लीगली नहीं है, अभी भी महिला दबी हुई है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है और कोई भी उसकी खिलाफत नहीं करता, कोई पार्टी उसकी खिलाफत नहीं करती है। तो और महिला पत्रकारों ने, आपने ठीक कहा, कल ही मैं प्रोग्राम देख रही थी, महिला पत्रकार एक टीवी चैनल पे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से रिपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। एक महिला का पत्रकार चैनल की नेशनल एडिटर है, उसको ये बता रही है इसका क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान और भारत के नए रिलेशनशिप का, उसमें पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, वो सारा, और नई जियो पॉलिटिक्स को डिकोड कर रही हैं हम लोगों के लिए। जा रही हैं, स्पेस को कवर करती हैं, साइंस को कवर करती हैं, डिफेंस को कवर करती हैं, पॉलिटिक्स को कवर करती हैं, कानून को कवर करती है, हर क्षेत्र में महिला अपना मार्क दिखा रही है। जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर, वहां आप मना कर देते हैं और वापस कर देते हैं महिला पत्रकारों को। जी। तो ये तो अब हमको किसी को भी अच्छा नहीं लगा, और सरकार ने अपना पल्ला तो झाड़ा है कि हमको मालूम नहीं था, उसको डिस्टेंस किया है, लेकिन सरकार को इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। मान लीजिए कि एक सेंसिबिलिटी थी उनकी, तालिबान नेताओं की, हो सकता है उनकी सेंसिबिलिटी हो कि हमें घर जाके फेस करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, लेकिन मैम एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जी मैम, एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जाहिर सी बात है तालिबान के विदेश मंत्री भारत की सरजमी पर थे और भारत के अपने कुछ राइट्स हैं, यहाँ महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो इसमें पहला कि सरकार भी दबाव में आ गई थी, दूसरा उन पुरुष पत्रकारों ने क्यों नहीं उसका विरोध किया जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर एक भी महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं है? तो ये दो सवाल थे। देखिए वो, हाँ, ये आपका दूसरा सवाल सही है, पुरुषों ने क्यों नहीं विरोध किया। हो सकता है पोलाइटनेस के, वो वहाँ गेस्ट हैं उनके दूतावास में, हो सकता है ये सारी चीजें हड़बड़ में जल्दी में हो गई, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं किया, कि अपने कॉलीग्स के लिए क्यों नहीं उन्होंने बोला। दूसरा है कि हाँ, ये गेस करना चाहिए था, ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि इस तरह का रिएक्शन आ सकता है,
और मान लीजिए अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू था, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि वो नहीं करना चाहते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक एक अपना ज्ञापन जारी कर देते, जो उनको कहना है प्रेस को वो लिखित दे देते। या ऐसा भी कर सकते थे कि 2-3 के ग्रुप पुरुषों के बाय नेम बुला लेते उनको ब्रीफ करने के लिए। और लेकिन महिला पत्रकारों का वहां जाना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उनको वापस कर देना, मुझे लगता है ये अच्छी, मतलब ये बिल्कुल अवॉइडेबल था। इसका असर अच्छा नहीं हुआ है, ना महिला पत्रकारों को तो ठीक सिग्नल नहीं गया, महिलाओं को देश भर में ठीक सिग्नल नहीं गया। ऐसा देश जहां आपकी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है जी, और उसका सिग्नल क्या जाता है देश भर में। कोई भी, अगर मैं बक्सर में लड़की हूँ आज, मेरे मन में तो ये होगा कि कल उस कुर्सी पे उन ऊंचाइयों को छू सकती हूँ, लेकिन आप अपने ही देश में महिला पत्रकारों को वापस कर देंगे और सरकार कुछ नहीं कहेगी। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत नाजुक मसला है, नाजुक मुद्दा है, नाजुक मोड़ पे हम हैं रिश्तों में, लेकिन अगर अलाउ करती है तो ये महिलाओं को क्या सिग्नल जा रहा है, क्या सिग्नल। इसी 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 आपके जवाब से ही एक सवाल निकल रहा है कि इस पूरे मामले को भारत की सरकार को कैसे टैकल करना चाहिए था, कैसे टैकल कर सकती है। बतौर महिला पत्रकार आप क्या समझती हैं, क्या उम्मीद करती हैं भारत सरकार से? प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है, और फिर बातचीत होनी चाहिए थी कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, और रास्ता नहीं, जैसा मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते फिर आप, या फिर प्राइवेट 2-3 के ग्रुप्स को बुला के ब्रीफिंग करते, या सिर्फ ज्ञापन देते। कई कई चीजें हैं ना जो हो सकती थी अंदर खाने कुछ सॉर्ट आउट करके। तो इस तरह की स्थिति नहीं। एक सीधा ये था कि आप भारत के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, या इस चीज को उनको पहले से अंदाजा रहा होगा कि ज्वाइंट करेंगे तो वहां कंट्रोल करना मुश्किल होगा। नहीं होगा। और एक और चीज है ना जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो कि तालिबान की सरकार को, हालांकि हम कौन होते हैं उनको कुछ बताने वाले, लेकिन तालिबान की सरकार को अगर उनको रिकग्निशन दुनिया भर में मिलना है, जिसका वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनको महिलाओं के साथ बैठना पड़ेगा। उनको प्रधानमंत्री, आज जापान की प्रधानमंत्री महिला है, इटली की प्रधानमंत्री महिला है, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये चीजें तो उनको इन चीजों से तो जूझना ही पड़ेगा ना आगे जाके। पर वो तो उनका मसला, उनका मामला है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमारे देश में महिला पत्रकारों के साथ इस तरह से हो सलूक कि वापस टर्न कर दिया जाए, जो कि एक इंसल्ट के रूप में है, बिल्कुल वो एक अच्छी चीज नहीं हुई है। जी, हमारे साथ डॉक्टर विक्रम जी भी जुड़े हुए हैं। मैम, हम आपके पास दोबारा आएंगे एक नए सवाल के साथ। हम सीधा चलेंगे डॉक्टर विक्रम जी के पास, और हमारा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि अब पूरी दुनिया में इसका क्या संदेश गया है, कल जो घटना घटी है। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि मैम ने अभी कहा कि उन्हें वहां से लौटा देना एक बहुत ही खराब मैसेज गया है, और इसे टाला जा सकता था। ये बहुत ही एक गैर जरूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। जी। पहली कि वर्तमान भारत में जो सरकार है उसकी विचारधारा और जो तालिबान की विचारधारा है जी, वो एक दूसरे के अक्स में है। दे आर मिरर इमेजेस। जी। आईने के सामने खड़े कर दो, बिल्कुल हूबहू वही, लेकिन उल्टा। यहां का दायां वहां का बायां, और वहां का बायां यहां का दायां। ये बात हम आजादी की लड़ाई के जमाने से कहते आए हैं कि कम्युनल आइडियोलॉजी जो होती है, सांप्रदायिक आइडियोलॉजी, विचारधारा जो होती है, वो एक दूसरे के बरक्स, बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। उनके मूलभूत सिद्धांत वही है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हमारे यहाँ की सांप्रदायिक विचारधारा की भी सोच लगभग वही है जो तालिबान की है। अलबत्ता भारत में अब वो ये बात आज तक खुल के कह नहीं पाए। आज से कुछ वर्ष पहले भारत में सांप्रदायिक बातें खुलकर कह नहीं सकते थे, लेकिन वो बातें कही जाती थी दबे छुपे, अब उन्हें मुखर होकर कहना संभव हो गया।
आज से कुछ वर्ष पहले जातिवादी बातें भारत में खुलकर कहना वर्जित था। अभी भी उस तरीके से जितने खुले तौर पे सांप्रदायिक बातें की जा सकती हैं, उतने खुले तौर पर हम जातिवादी बातें नहीं कह सकते, लेकिन उसको भी अब धीरे धीरे वैधता प्रदान किया जा रहा है जी। सांप्रदायिक और जातिवाद के ही तर्ज पर अगला है पुरुषवादी सत्ता। तो ये मानसिकता के भीतर ये रची हुई है, रची बसी है, और अभी तक भारत में उन्हें ये मौका नहीं मिला है कि वो इसको स्वीकार कर सकें कि हाँ वो पितृसत्ता में विश्वास करते हैं जी। लेकिन वो इस कोशिश में है कि धीरे धीरे वो भारत की हालत वहां तक पहुंचा दें जहां वो इस बात को खुल के कह सकें और स्वीकार कर सकें कि हाँ हम पितृसत्ता पर यकीन करते हैं और हमें इस पर गर्व है जी। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो थोड़ी और दूसरी लहजे में है कि हम लोगों ने लगभग 25 वर्षों तक 1996 के बाद से तालिबान की विरोधी जो रहे हैं, जिसे हम पहले नॉर्दर्न अलायंस कहते थे और उसके बाद फिर अब वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान बन गया है, इसका पूरी तरह से समर्थन किया, सामरिक समर्थन किया, आर्थिक सहायता प्रदान की और पूरे विश्व भर में कूटनीतिक समर्थन इसको दिया। इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए। जब इनकी बीच में 2001 से लेकर 2021 के बीच 20 वर्षों तक उनकी अफगानिस्तान में सरकार चल रही थी, तब हम उनकी मदद के लिए वहां सड़कें बना रहे थे, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके इलेक्शंस की ट्रेनिंग हम करा रहे थे, सब कुछ हम पूरी तरह उनके साथ शामिल थे जी। 2021 में अमेरिका वहां से निकला, तालिबान अपनी जगह काबिज हो गया। हमने आज तक इस तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हमने वहां पे अपनी एम्बेसी नहीं खोली थी, एक टेक्निकल मिशन खोला था। इस मीटिंग के वजह से पिछले हफ्ते, क्योंकि उनके विदेश मंत्री को हम भारत बुलाना चाहते थे, हमने हमारे वहां के टेक्निकल मिशन को रातों रात एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने उनको यहाँ एक हफ्ते के लिए न्योता दे दिया। उनकी एम्बेसी में तालिबान के नुमाइंदे को स्थापित करने की मुझे ध्यान नहीं कि हमने कब परमिशन दी थी। जहां तक मुझे ध्यान है 3-4 महीने पहले तक तालिबान के नुमाइंदे को भारत में राजदूत का दर्जा हासिल नहीं था। तो ऐसे में हमने अचानक से तालिबान को के नुमाइंदे को भारत में राजदूत का हैसियत प्रदान किया। मतलब जैसा नीरजा मैम ने कहा कि जब पुलवामा का घटना हुआ तो एक ही देश था जिसने हमारे समर्थन में पाकिस्तान का विरोध किया था, वो तालिबान था जी। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारी विदेश नीति की हालत क्या हो गई है कि हमें किन लोगों के सहारे हैं, हम कौन हैं वो जो हमारे साथ हैं। हमारे देश ने अपार्थीड के नाम पर साउथ अफ्रीका जैसे सशक्त देश का मतलब अफ्रीका के सबसे, उस समय अब तो नाइजीरिया है, उस समय अफ्रीका के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था का बहिष्कार किया हुआ था। और आज हमारी हालत हम जानते हैं। तो भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति ये एक प्रकार के नैतिक बल पर आधारित रहा है जी। क्योंकि हम उतने बड़े आर्थिक और सामरिक शक्ति नहीं हैं कि हम हमारे गलत को भी सही मनवा लें, जैसा अमेरिका करता है, चीन करता है, रूस करता है। ये अपने गलत को भी दुनिया में सही मनवा लेते हैं अपने आर्थिक और सामरिक शक्ति के दम पर जी। हम आज उस मुकाम पर नहीं हैं। तो हमारी विदेश नीति, हमारी विदेश में हैसियत हमारी नैतिक बल पर आधारित है। कल की इस घटना ने उसको बहुत बहुत क्षति पहुंचाई है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये भी है कि इसमें देखिए दो तरह की घटना है, दो कोण इसमें बन रहे हैं। एक तो ये है कि तालिबान की सरकार ने ऐसा किया, तालिबान में ये आम बात हो सकती है, लेकिन तालिबान की सरकार ने भारत में ऐसा किया, एक कोण ये भी, एक दृष्टिकोण ये भी बन रहा है इस पूरे मामले में। यहीं से सवाल उठता है कि यदि भारत के दूतावास जो अफगानिस्तान में अब 4 दिन पहले जिसे दूतावास का दर्जा दे दिया गया है, क्या हमारे राजदूत अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला पाएंगे? तालिबान इसकी इजाजत देगा? जी जी। यदि भारत में वो ये अपने दूतावास के हवाले दे रहे हैं तो क्या भारत का दूतावास अगर काबुल में महिला पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस बुलाए तो क्या तालिबान इसकी इजाजत देगा? क्या भारत का दूतावास काबुल में अपने दूतावास के भीतर महिलाओं के लिए स्कूल या कॉलेज खोल सकता है?
क्या तालिबान इसकी इजाजत देगा? जी, ये सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल। और यही यही सवाल हम नीरजा चौधरी जी से भी यही सवाल करेंगे कि यही इस चीज को दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो अफगानिस्तान ने किया, और दूसरा भारत की सरजमी पर अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार ऐसा कर पाने में सफल रही। तो दुनिया इसको कैसे देख रही है? देखिए, वो तो क्लियर ही है ना कि उन्होंने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिलाओं पत्रकारों को लौटा दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको पता ही नहीं था, और जो हुआ दूतावास में सिर्फ उनके कहने से हुआ, तालिबान के कहने से हुआ, और हुआ तो दिल्ली की राजधानी में, हिंदुस्तान के अंदर, भारत की भूमि पे हुआ ना ये। तो ये तो बिल्कुल ही, जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल अवॉइडेबल होना चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था। उससे हानि तो हुई है। एक चीज में मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, जो हमारे कॉलीग ने कहा कि भाजपा की सोच तालिबान की सोच की तरह है महिलाओं के बारे में। इफ आई अंडरस्टूड इट राइट, आई डोंट थिंक ये बिल्कुल सही है। आप हमारी डिसएग्रीमेंट हो सकती हैं भाजपा के साथ, कई चीजों पे हो सकती हैं, कि उनका रवैया डाइवर्सिटी के बारे में है, माइनॉरिटीज के बारे में है, डिसेंट के बारे में, कई चीजों पे आपकी राय अलग हो सकती है। पर ये कहना कि महिलाओं के बारे में वही उनकी सोच है, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि इस सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत चीजें अनाउंस की हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे ये महिला रोजगार योजना जो अभी हुई है, लाडली बहन योजना, लड़की बहन योजना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में टॉयलेट, जनधन, कई चीजों को लेके एक प्रोग्रेसिव व्यू रहा है महिला सशक्तिकरण के बारे में। उसमें मेरी तो दो राय है ही नहीं। आप और महिला तक वो चीजें पहुंची, उनके हाथ में पैसा गया है, एजुकेशन के मामले में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, उस मामले में हाथ में गया है, वो स्ट्रेंथन हुई है। द्रौपदी मुर्मू लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लीजिए, तो ये निर्मला सीतारमन, ये चीजें, रेखा गुप्ता लीजिए जो सीएम बनी है दिल्ली की, तो इन चीजों को आप नहीं नकार सकते। टू से इट इज इक्वल टू तालिबान व्यू, मुझे, आई डोंट अग्री बिल्कुल भी इससे। जी, मैम, इसी बातचीत को हम और आगे बढ़ाएं। अब ये सवाल आप दोनों लोगों से रहेगा कि भारत में इसका जो कल घटना हुई, भारत में तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया को भी नकार नहीं सकते। सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर के भी टिप्पणियां आ रही हैं कि जब प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया कि इस तरीके, इस घटना पर जब सवाल उठाया, उन्होंने पोस्ट की आज, तो तमाम लोग अब ये भी कह रहे हैं कि क्या मस्जिदों में, भारत में तो मस्जिदों में महिलाओं को भी जाने की छूट नहीं थी, तो कल अगर अफगानिस्तान तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हो जाता है तो इस पर यह बहुत हंगामे की बात नहीं है। इस तरह की भी एक नज़रिया सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझती हैं कि पूरे देश को इस मामले पर एक होना चाहिए था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हम आमने सामने की बातचीत में हो? देखिए, हमारा देश इतना डाइवर्स देश है। एक डेमोक्रेसी का मतलब है कि 5 लोग हैं तो 6 व्यूज हमारे होते ही हैं हिंदुस्तान में। ये भारत की लोकतंत्र की वाइब्रेंसी है, सबका व्यू हो सकता है, अलग हो सकता है, आप एक साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। और अब आप, ये सही है कि आप डील कर रहे हैं दूसरे मुल्क से, और आइडियली आप यूनाइटेडली यूनिफाइड रिस्पॉन्स होना चाहिए, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने करोड़ों का देश है, इतना अलग अलग भाषाएं और प्रवृत्तियां और पार्टीज, उसको आप एक व्यू, असंभव ही नहीं है। और भारत की पहचान ही यही है, जैसे कहते हैं ना आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसके बिना तो उसकी मुझे लगता है रूह ही बिल्कुल चली जाएगी अगर उसको आप यूनिफॉर्मिटी में बदल देंगे तो। जी जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इस बात में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि भारत में एकरूपता की मांग करना अपने आप में केवल बेवकूफी ही नहीं है, भारत के प्रति अपराध है। भारत में किसी भी तरह की एकरूपता की, एकमतता की बात करना भारत की आत्मा के विरुद्ध एक अपराध है। बिल्कुल, तो वो तो हम कभी कह ही नहीं सकते। जी
वो वो अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल आपका था मस्जिदों को लेकर कि मस्जिदों में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है या बहुत सारे जगहों पर वर्जित है। देखिए, सेकुलरिज्म का अर्थ व्यक्ति के लिए ये नहीं है कि व्यक्ति सेकुलर होगा। सेकुलर स्टेट होता है, सेकुलर राज्य होता है, व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति तो धार्मिक होता है, व्यक्ति तो धर्म का अनुपालन करता है, अपने जो भी उसका मान्यता है, जो भी उसका धर्म है। ये सेक्युलर होने की जवाबदेही राज्य पर है। तो यदि मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करूंगा कि मस्जिद में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार मस्जिद भी हमारी लोक जीवन का एक हिस्सा है। मस्जिद हो, मंदिर हो, धर्म भी हमारे लोक जीवन का हिस्सा है, एक संस्था है। इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन इज ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन। तो उसके भीतर यदि किसी भी प्रकार से महिलाओं की प्रवेश में कोई कमी है, वर्जना है, कुछ भी है, तो उसका विरोध होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि उसकी आड़ में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जायज ठहराना। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मस्जिद की व्यवहार को या किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के व्यवहार को राज्य के समानांतर नहीं तोला जा सकता। राज्य इस संविधान के तहत बंधा हुआ एक ऐसी इकाई है जिस पर ये लाजिम है कि वो पूरी तरह से बराबरी सुनिश्चित करे अपने कार्यवाहियों पे। जो हमारी बराबरी का अधिकार हमारे संविधान देता है, वो कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वो यह नहीं कहता है कि व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। जी, हमारा संविधान भी यह नहीं कहता है। जी बिल्कुल। अब हम इस आखिरी सवाल के साथ इस पूरे कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। सवाल ये था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर के केंद्र सरकार के स्तर पर तमाम कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। भविष्य में भी ऐसा मौका आएगा जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को या किसी भी वहाँ के मंत्री को या जो भी आएंगे यहाँ पर, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ सकती है। तो भविष्य में ऐसा ना कुछ हो, भारत सरकार की तरफ से ऐसा आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या किया जाना चाहिए आगे भविष्य में? इसी सवाल के साथ ये आखिरी सवाल रहेगा। सबसे पहले आप मैम बताएं। हाँ, देखिए, वो ज्यादा रेडीनेस होनी चाहिए, ज्यादा प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि आपने जो गेस्ट बुलाए हैं, मेहमान बुलाए हैं, उनका वो कैसे करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो डिटेल में सरकार को जाना चाहिए और जाना आगे जाके जाना चाहिए, बिल्कुल। तो ये अगर नहीं किया गया तो ये एक चूक हुई है मिनिस्ट्री से। और फिर उसका हल कैसे निकाला जाए, सल्टाया क्या जाए? अगर उनकी तरफ से आपत्ति है तो कैसे आप सल्टाएंगे उस चीज को, ताकि उनकी भी इज्जत रहे और हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो लोगों के हक हैं, महिला के हक हैं, पुरुषों का हक है, उस सबको भी कायम रखा जाए। जी, डॉक्टर साहब आपका भी कमेंट चाहेंगे क्लोजिंग? देखिए, अगर आपका सवाल यह है कि हमारे और अफगानिस्तान के संबंधों को कैसा होना चाहिए, तो विदेश नीति को इस प्रकार से आधे अधूरे बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की एम्बिग्विटीज नहीं होनी चाहिए विदेश नीति में। हमें पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो तालिबान विरोधी ताकतें हैं अफगानिस्तान में, भले ही आज वो हाशिए पर हैं, जिनको हमने लगभग 25 सालों से समर्थन दिया हुआ था, जो कि आमतौर पे उज्बेक, ताजिक, हजारा फोर्सेस हैं, जी, उनके प्रति भारत सरकार का अब क्या नजरिया है? क्या हमने उनका समर्थन करना बंद कर दिया है? जी, इसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। और इसी के साथ क्या हम तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान, मतलब जिसको इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, वो उसको हम एक उसके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना चाहते हैं? और क्या ये इंडिपेंडेंट होगा हमारी जो बाकी अभी जैसे हमने मॉस्को फॉर्मेट में देखा जी, कि हमने तालिबान के साथ, पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में साइन किया है, संयुक्त हमारी एक वक्तव्य जारी हुआ है बागराम एयरबेस को लेकर। जी, तो ये क्या हमारी तालिबान के साथ किसी प्रकार की हम सामरिक समझौते की ओर भी बढ़ रहे हैं?
क्या अब हम उन्हें अंचल में टेररिज्म, आतंकवाद की सरजमी नहीं मानते? इन चीजों को लेकर एक स्पष्टीकरण जरूरी है। बिना इसको स्पष्ट किए किसी भी प्रकार की स्थायी विदेश नीति नहीं बनाई जा सकती। इसे मैं एडहॉकिज्म कहता हूं कि विदेश नीति एडहॉक तरीके से नहीं चलाई जा सकती। जी। तो आप दोनों मेहमानों ने इस मामले पर बहुत बारीकी से और जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों के सामने बात रखी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अफगान दूतावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम चर्चा कर रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो भारत में नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान का दूतावास है वहाँ पर महिला पत्रकारों की आमद रफ्त आसान हो सके। हम इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।